एपिसोड 418 कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता की 2 फोटोज मिलती है जिसमें रुद्राक्ष किसी और लड़की के साथ इंटीमेट पोजीशन में था, लेकिन उन पर भरोसा करने की वजह अनाहिता रुद्राक्ष को अपनी शक के हिसाब से मैसेज करती है और वहीं दूसरी तरफ फिल्म शूटिंग शुरू होने वाली है। अब आगे अनाहिता तो अपने सामने किसी अनजान इंसान को देखकर हैरान थी और वही सुधा उसकी खूबसूरती में कुछ सेकंड के लिए खो गई थी और फिर वह अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई। मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुना था इंटरनेट पर, है भगवान मुझे सचमुच लग रहा है कि फोटोज से भी ज्यादा आप असलियत में खूबसूरत है। उसके कम्प्लीमेंट के बाद सुधा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। अनाहिता के थोड़े अजीब एक्सप्रेशन देखकर उसने कहा, मैं अर्णव की मैनेजर हूँ। तब जाकर अनाहिता को रियलाइज हुआ कि सुधा कौन है और तभी उसने उसके हाथ में चेरिश की बॉक्स को नोटिस किया। अनाहिता की नज़र चेहरे पर महसूस करके सुधा ने ऑकवर्डली अपना सर खुजाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस राठौर, मगर अर्णव ने कहा कि मैं यह आपको लौटा दो। क्या इनमें कुछ गड़बड़ है? अनाहिता ने यह सवाल पूछा तो उसे रियलाइज हुआ कि जो भी चेरीज उसने भिजवाई थी वह काफ़ी अच्छे तरीके से पैक है, इसलिए उनकी क्वालिटी को लेकर कोई गड़बड़ हो सकती है ऐसा उसे नहीं लगता था। अब उसके सामान में कोई गड़बड़ नहीं है तो अनाहिता को उसे वापस लेने में कोई प्रॉब्लम नाम नहीं थी। और वही सुधा कोई जवाब दे पाती उसे पहले ही अनाहिता ने वह चेरिश वापस ले ली और मुस्कुरा कर कहा, ऑलराइट थैंक्स, आपको प्रॉब्लम हुई होगी वापस देने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे ही सुधा अर्णव के बिहाफ पर एक्सप्लेन करना चाहती थी, अनाहिता ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनाहिता के लिए अर्णव बस एक कॉलीग था, इसलिए वह उसके गिफ्ट को मना कर रहा है तो उसने बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लिया। उस किसी को खुश करने की नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। अब जब उसकी दी हुई चीज़ अर्णव को पसंद नहीं आई तो पक्का वह उसे पसंद नहीं करता होगा। जब तक वह उसके रास्ते में नहीं आता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह वैसे भी फिल्म शूटिंग के दौरान उसे दूर रहने में ही भलाई समझती है। उसने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्योंकि उसे पता था कि इससे ज्यादा वक्त उसके पास है नहीं, इसलिए डायरेक्टर समीर सबसे पहले उसके पार्ट्स को शूट करना चाहते थे, इसलिए उसे बस अर्णव के साथ कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान काम करना ही बर्दाश्त करना था। लकीली ज्यादा सीन या तो ग्रीन स्क्रीन पर शूट होने वाले थे या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ इन्वॉल्व होकर शूटिंग करने वाले थे, इसलिए उसे अर्णव के साथ बहुत ही कम शूटिंग करनी थी और रोमांटिक सीन तो बिल्कुल नहीं करने थे। इन शॉर्ट 2 महीने पलक झपकते ही बीत जाएंगे। वही अनाहिता ने चेरिस को अनरेप किया और अपने लिए उन्हें ढूंढ लिया और अर्णव का मैटर साइड छोड़कर उन चेरिस को खाते हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने लगी। और वही सुधा हैरान थी कि अनाहिता ने कैसे इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया। यूजुअली बाकी सारे एक्ट्रेस ट्राई करती हैं अर्णव के बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, इसलिए अनाहिता का रिएक्शन उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा था। लेकिन जब सुधा ने इस बारे में सोचा तो उसे ऐसा फील हुआ कि ऐसे भी अर्णव अनाहिता जैसी लड़की के लिए लायक नहीं है। आफ्टर ऑल अनाहिता माही ग्रुप की बॉस है और एक मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, किसी तरीके से भी देखा जाए तो उनकी जोड़ी मैच नहीं लगती थी। यह सोचकर सुधा ने अपना सर स्क्रैच किया और फिर खाली हाथ लौट गई। वही अपने रूम में बैठा हुआ अर्णव बेचैनी से सुधा के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुधा फाइनली वापस आई, अर्णव ने उसके अंदर आते ही पूछा, क्या कहा उसने? हैरान सुधा ने जवाब दिया, मिस राठौर ने कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही अर्णव के एक्सप्रेशन खराब हो गए और उसने गुस्से में पूछा, मैंने उसके चेरी लौटा दी तो उसने एक भी शब्द कैसे नहीं कहा? मुझे वही शब्द बताओ कि वहां पर उसका रिस्पॉन्स कैसा था। ऑब्वियसली सुधा ने उसकी बात सुनकर एग्जैक्टली एक चीज़ अच्छे से उसे बताइए। मिस राठौर ने मुझे ये पूछा कि क्या इन चेरीज के साथ कोई गड़बड़ है जो तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं उन्हें जवाब दे पाती उससे पहले ही उन्होंने मुझे थैंक यू कहा कि मैं उन्हें लौटने आई और मेरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनाहिता के लिए अर्णव बस एक कॉलीग था, इसलिए वह उसके गिफ्ट को मना कर रहा है तो उसने बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लिया। उस किसी को खुश करने की नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। अब जब उसकी दी हुई चीज़ अर्णव को पसंद नहीं आई तो पक्का वह उसे पसंद नहीं करता होगा। जब तक वह उसके रास्ते में नहीं आता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह वैसे भी फिल्म शूटिंग के दौरान उसे दूर रहने में ही भलाई समझती है। उसने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्योंकि उसे पता था कि इससे ज्यादा वक्त उसके पास है नहीं,
इसलिए डायरेक्टर समीर सबसे पहले उसके पार्ट्स को शूट करना चाहते थे, इसलिए उसे बस अर्णव के साथ कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान काम करना ही बर्दाश्त करना था। लकीली ज़्यादा सीन या तो ग्रीन स्क्रीन पर शूट होने वाले थे या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ इन्वॉल्व होकर शूटिंग करने वाले थे, इसलिए उसे अर्णव के साथ बहुत ही कम शूटिंग करनी थी और रोमांटिक सीन तो बिल्कुल नहीं करने थे। इन शॉर्ट 2 महीने पलक झपकते ही बीत जाएंगे। वही अनाहिता ने चेरिस को अनरेप किया और अपने लिए उन्हें ढूंढ लिया और अर्णव का मैटर साइड छोड़कर उन चेरिस को खाते हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने लगी। और वही सुधा हैरान थी कि अनाहिता ने कैसे इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया। यूजुअली बाकी सारे एक्ट्रेस ट्राई करती हैं अर्णव के बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, इसलिए अनाहिता का रिएक्शन उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा था। लेकिन जब सुधा ने इस बारे में सोचा तो उसे ऐसा फील हुआ कि ऐसे भी अर्णव अनाहिता जैसी लड़की के लिए लायक नहीं है। आफ्टर ऑल अनाहिता माही ग्रुप की बॉस है और एक मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, किसी तरीके से भी देखा जाए तो उनकी जोड़ी मैच नहीं लगती थी। यह सोचकर सुधा ने अपना सर स्क्रैच किया और फिर खाली हाथ लौट गई। वही अपने रूम में बैठा हुआ अर्णव बेचैनी से सुधा के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुधा फाइनली वापस आई, अर्णव ने उसके अंदर आते ही पूछा, क्या कहा उसने? हैरान सुधा ने जवाब दिया, मिस राठौर ने कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही अर्णव के एक्सप्रेशन खराब हो गए और उसने गुस्से में पूछा, मैंने उसके चेरी लौटा दी तो उसने एक भी शब्द कैसे नहीं कहा? मुझे वही शब्द बताओ कि वहां पर उसका रिस्पॉन्स कैसा था। ऑब्वियसली सुधा ने उसकी बात सुनकर एग्जैक्टली एक चीज़ अच्छे से उसे बताइए। मिस राठौर ने मुझे ये पूछा कि क्या इन चेरीज के साथ कोई गड़बड़ है जो तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं उन्हें जवाब दे पाती उससे पहले ही उन्होंने मुझे थैंक यू कहा कि मैं उन्हें लौटने आई और मेरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अर्णव यह सुनकर गहरी सोच में चला गया। अनाहिता का रिएक्शन बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। उसे लगा था कि अनाहिता उसके इस तरह गिफ्ट लौटने से या तो गुस्से में होगी या फिर बेचैन होगी। इनफैक्ट वह पक्का सुधा का हाथ पकड़कर पता करना चाहेगी कि क्या हुआ है। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब अनाहिता ने कुछ बातें कहीं और दरवाज़ा बंद कर दिया। हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तरफ से गलतफहमी हो? शायद कभी उसे उसमें इंटरेस्टेड थी ही नहीं। नहीं, यह इम्पॉसिबल है। अर्णव ने फिर से इस ख्याल को झटक दिया। अगर अनाहिता के मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी तो फिर उसके इग्नोर करना शुरू करते ही अनाहिता ने फिल्म का लीड रोल एक्सेप्ट कर लिया। माही ग्रुप के सीईओ होने के नाते उसे एक एक्ट्रेस के तौर पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ का काम बहुत ही ज़्यादा टफ था और जो पैसे वह अपनी कंपनी से कमाती थी उसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए रिजल्ट यही निकला कि यह सब उसके लिए ही कर रही थी। वह पक्का एम्बैरसमेंट से बचने के लिए ऐसा नाटक कर रही होगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण होगा उसके इस तरह बिहेव करने का। जब वह सुधा ने अर्णव के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखे तो वह अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई, अर्णव क्या हुआ? क्या इम्पॉसिबल है? कुछ नहीं, अर्णव ने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है मेरे? वह लोग इतने लेट क्यों हैं? वह किसी भी वक्त आते ही होंगे। जैसे ही सुधा ने कहा ठीक उसी वक्त डोर बेल बजी और वह फिल्म शुरू के भेजे हुए मेकअप आर्टिस्ट थे। अब जब प्रमोशन शूट मूवी के लिए सबका अकेले होने वाला था तो अनाहिता और अर्णव आमने सामना होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। एक बार शूटिंग खत्म हो गई तो अर्णव अपने आप को रोक नहीं पाया और अनाहिता की तरफ भागा और उसकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी अभी शुरू हुई थी, इसलिए लास्ट मिनट पर ड्राइवर को बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ा तो हैरान होते हुए अनाहिता का सर जाकर ड्राइवर की बैक सीट से टकरा गया, क्योंकि वह बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। आउच, उसे दर्द हुआ और सारिका ने नोटिस किया जो ड्राइव कर रही थी। वह तुरंत पीछे मुड़कर माफ़ी मांगते हुए एक्सप्लेन करने लगी, मैम आई एम सॉरी, मगर कोई गाड़ी के सामने अचानक से आ गया इसलिए मुझे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। अगर उसने टाइम पर रिएक्ट नहीं किया होता तो वह शायद उनका रास्ता रोक कर खड़े होने वाले इंसान को गाड़ी से टक्कर मार देती। अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए अनाहिता ने अपना सर आगे उठाकर देखा तो उसे उसके विंडो पर नोक करता हुआ अर्णव दिखाई दिया। तो यह अरुण था। एक सख्त एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता ने अपनी खिड़की नीचे की और कोल्डली पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? अर्णव की नज़रें तुरंत अनाहिता की कोल्ड आंखों से मिली। उनकी लास्ट मीटिंग के बाद अनाहिता इस बार उससे ज़्यादा गुस्सा दिख रही थी। इनफैक्ट उसके आसपास एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑरा निकल रहा था।
जिसे उसे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन जल्दी से ही अर्णव अपने होश में वापस आया। वह अनाहिता के साथ गेम खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब जब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग है, तो उसे लगा कि उसे यह सारे गलतफहमियां दूर करके सब कुछ नॉर्मल कर देना चाहिए। यह सोचकर अर्णव ने एक ही बार में क्लियर करते हुए कहा, जो भी आज दोपहर में चेरीज के साथ हुआ वह गलतफहमी थी। किस तरह की गलतफहमी? अनाहिता की आंखों में चिढ़ नजर आ रही थी और उसे कोई आइडिया नहीं था कि अब यह अर्णव क्या करना चाहता है। अपना गला साफ करते हुए अर्णव ने कहा, मैंने अपने मैनेजर को चेरीज वापस भेजना के लिए नहीं कहा था। उसे मेरे इंस्ट्रक्शन समझने में गलती हो गई। मैंने उसे रिटर्न में तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए कहा था। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। तुम्हें रिटर्न में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉलीग हैं, तो थोड़े से फ्रूट भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। कलीग्स? अर्णव हैरान था और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, अनाहिता तुम यह नाटक बंद कर सकती हो। इम्पोर्टेंट फ्रूट्स कौन से लोग कलीग को भेजते हैं? बस मुझे सच बता दो। अनाहिता ने कंफ्यूज में पूछा, कौन सा सच? जैसे ही अर्णव अपने इंटेंशन क्लियर करने वाला था, तभी डायरेक्टर समीर वहां आते हुए मुस्कुरा कर बोले, थैंक यू। वह बहुत ही स्वीट थे और सब लोगों को बहुत पसंद आए। जैसे ही डायरेक्टर समीर ने अपनी बातें खत्म की, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका गला दब रहा हो और हैरानी में मुड़कर उन्होंने देखा तो वह देखकर हैरान हो गए कि अर्णव पीछे से उनका कॉलर खींच रहा था। डायरेक्टर समीर इतने फेमस डायरेक्टर थे कि आज से पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनसे बदतमीजी से बात कर सके। कॉलर पकड़ना तो दूर की बात है। अर्णव, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। डायरेक्टर समीर की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। अर्णव समीर के चिल्लाने से होश में वापस आया और उसने तुरंत उनके कॉलर छोड़कर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी समीर, मेरा वह मतलब नहीं था। अर्णव की तरफ घूरते हुए डायरेक्टर समीर कुछ बोलने वाले थे, तभी अर्णव ने उनसे पूछा, डायरेक्टर समीर, अभी अभी आपने क्या कहा कि इसने आपको भी चेरी का बॉक्स दिया था? भले ही डायरेक्टर समीर को कोई आइडिया नहीं था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन उसका सवाल सुनकर उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मिस राठौर ने बहुत सारा चीरे खरीदे थे और क्रू मेंबर के सभी लोगों को दिए हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जब डायरेक्टर समीर अर्णव को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई पागल हो, तभी अर्णव के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसे अपने कान सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत अनाहिता की तरफ मुड़कर वेरीफाई किया, क्या तुमने सबके लिए चेरीज खरीदे थे, सिर्फ मेरे लिए नहीं? अनाहिता ने अपना सर थोड़ा सा टिल्ट किया और चिढ़ते हुए बोली, ऑफ कोर्स, तुम क्या सोच रहे थे? भले ही वह उसे जानती है, लेकिन वह लोग इतने क्लोज नहीं है कि वह कोई उसे एक्सक्लूसिव गिफ्ट दे। अर्णव बहुत ही गुस्से में था। उसे थोड़ी एम्बारासमेंट हो रही थी, इसलिए वह तुरंत वहां से जाते हुए बोला, फाइन अनाहिता, तुम इस बात पर रिग्रेट मत करना। इतना कहकर वह गुस्से में अपने चेहरे पर गुस्सा लिया वहां से चला गया। अर्णव को जाता हुआ देखकर डायरेक्टर समीर ने अनाहिता की तरफ मुड़कर क्यूरियस होकर पूछा, मिस राठौर हो क्या रहा है? अनाहिता ने ना में सर हिलाते हुए क्लूलेस होते हुए कहा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि उसे हुआ क्या है, लेकिन कुछ चिंता करने की बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात होगी। इतनी बार अर्णव से मिलने के बाद अनाहिता उसे थोड़ा बहुत समझने लगी थी। भले ही वह कभी कभी अजीब से बिहेव करता था या फिर थोड़ा एरोगेंट टाइप था, लेकिन वह जानती थी कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है। समीर ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसे कल कौन सी शूटिंग होने वाली है उसके बारे में बताया, तो उसके बाद अनाहिता की गाड़ी वहां से चली गई। 10 मिनट के अंदर ही सारिका ने सख्त आवाज में इन्फॉर्म किया, मिस राठौर, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अनाहिता ने साइड मिरर को तुरंत चेक किया तो उसे एक ब्लैक एसयूवी उन्हें दूरी से फॉलो करती हुई दिखाई दी। सच यह था कि व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, जिसकी वजह से शक और भी बढ़ रहा था। क्या तुम इन्हें चकमा दे सकती हो? अनाहिता ने पूछा। मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हो गई तो मैं रितेश को कॉल कर दूंगी ताकि वह लोग हम लोगों को यहाँ से भेज सके और एक्स्ट्रा फोर्स भेजें। ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो मैम प्लीज टाइटली पकड़ लीजिए। इस मोमेंट पर जैसे ही सारिका के मुंह से बात निकली, उनकी गाड़ी तीर की स्पीड से वहां से निकली। सारिका ने बहुत सारी गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ी को घुसा दिया और वह बिजी स्ट्रीट की तरफ जाने लगी। उन लोगों को सपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें बिजी स्ट्रीट पर ही ड्राइविंग करनी थी और नेचुरली इसमें एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता था। लेकिन लकीली सिर्फ 7-8 मिनट में ही सारिका ने एक राहत की सांस ली और गाड़ी धीमी करते हुए उसने कहा, मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है।
हाँ, अनाहिता ने हमें सर हिलाया और फिर कहा, रितेश को बता दो कि मेपल मेंशन के आसपास के सिक्योरिटी बढ़ा दे और कोई भी शक भरा इंसान नजर आए तो उसे पकड़ ले और मेरे पास लेकर आए। तुरंत मैम, जवाब देने के बाद सारिका ने पूछा, क्या आप चाहती है कि मैं बॉस को अपडेट कर दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अनाहिता ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़कर थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया। मेरा फोन को टैप किया जा रहा है, इसलिए यह पॉसिबिलिटी है कि रुद्राक्ष के फोन को भी टैप किया जा रहा है। अगर तुमने उसे कॉल किया तो इससे हमारे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम लाइट स्प्रिंग में कॉल करके बॉडीगार्ड को रुद्राक्ष के आसपास की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कह दो। मैं अभी करती हूँ। एक बार सारे अरेंजमेंट हो जाने के बाद उनके कर सेफली मेपल मेंशन वापस आ गई। सारिका ने एक राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि कोई भी गाड़ी अब उनका पीछा नहीं कर रही है। जब रुद्राक्ष विदेश गया था उससे पहले ही उसने राकेश और सारिका को अनाहिता को प्रोटेक्ट करने के लिए सख्त ऑर्डर दिए थे, इसलिए अनाहिता को एक खरोच भी आई तो वह लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन लकीली इतने नज़दीकी कॉल होने पर भी कुछ नहीं हुआ। जब उसने देखा कि अनाहिता मेंशन के अंदर जाने वाली है तो वह तुरंत और अनाहिता के पास पहुंची कुछ कहने के लिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 419, मास्टरमाइंड आरुष। अब तक आपने सुना कि शूटिंग के पहले दिन अनाहिता और अर्णव में चेरी वाला झगड़ा होता है और उसके बाद अनाहिता का कोई पीछा कर रहा होता है। अब आगे जल्दी ही वह लोग मेपल मेंशन पहुंच गए और सारिका दौड़ते हुए अनाहिता के पास पहुंची तो अनाहिता ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या बात है? थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद सारिका ने कहा, मैम हमें नहीं पता कि आज आपको कौन फॉलो कर रहा था या फिर उनके इंटेंशन क्या है, इसलिए क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अभी अभी फिल्म करू ज्वाइन किया है, अगर मैं ऐसे ही सब कुछ बंद कर दिया तो उन सब का क्या होगा? अनाहिता ने सारिका का कंधा थपथपाते हुए आगे कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और उसके अलावा यह अच्छी बात है कि वह लोग अचानक से सामने आ रहे हैं। उसे पूरा यकीन था कि जिस इंसान ने उसे वह पिक्चर्स भेजे थे वह वही इंसान था जो उसका गाड़ी में पीछा कर रहा था। अगर वह लोग इसी तरह अपने आप को खुद को छुपाए रखेंगे तो वह उनसे आसानी से डील नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका प्लान था कि वह उन्हें इतना उकसाएंगी कि वो लोग खुद सामने से आकर अपनी आइडेंटिटी उसे बताएं और फिल्म की शूटिंग उसके लिए परफेक्ट मौका था। अनाहिता का प्लान ना पता होने पर भी सारिका ने हाँ में सर हिलाया जब उसने अनाहिता की आंखों में वह सख्त एक्सप्रेशन देखे। एक बार अनीता अपने रूम में चली गई तो उसे रुद्राक्ष का कॉल आ रहा था। थोड़ी सी इसकी हिचकिचाहट के बाद अनाहिता ने उसका कॉल कट कर दिया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। वही दूसरे मेंशन की डार्क स्टडी रूम में दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो फ्रेंच विंडो से जो इंसान बाहर देख रहा था उसने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा, अंदर आ जाओ। तब जाकर बाहर वाला इंसान अंदर आया तो सामने खड़े इंसान ने डायरेक्टली पूछा, क्या बात है? तो जो आदमी अंदर आया था उसने रिपोर्ट दी, आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने मिस राठौर और रुद्राक्ष सिंघानिया का फ़ोन हैक कर लिया है। मिस राठौर उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा थी आज और उन्होंने उसका कॉल भी कट कर दिया बाद में। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। औरतें जो प्यार करती है वह सबसे ज्यादा बेवकूफ़ हो जाती हैं। जब से वह आधे महीने से इंडिया लौटा था नहीं था, अनाहिता हर वक्त उसे हैरान करती रहती थी। ना सिर्फ वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है बल्कि वह माही ग्रुप की बॉस भी है और उसके अलावा उसने अपने अनएक्सपेक्टेशनल टैलेंट से एक बैंक करप्ट होने वाली कंपनी को एक सब्सक्राइब यूजफुल फॉर्म बना दिया है और उसके अलावा वह इस वक्त इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस एक रेस्टोरेंट की फाउंडर भी है। सिर्फ इसी तरह की कोई लड़की उसके लायक है। पहले उसे डर था कि उसके फादर उसे चूलन ले जाने के लिए अलाउड नहीं करेंगे चाहे वह उसे कितना भी पसंद करता हो, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया था कि उसकी यह चिंता बिल्कुल बेकार थी। वह इतनी ज्यादा अकम्प्लिश्ड और सक्सेसफुल थी कि उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके पेरेंट्स उसे पकड़ लाइक करेंगे। इसलिए वह इंतजार कर रहा था क्या वह कब अनाहिता रुद्राक्ष से अलग हो ताकि उसे एक को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले इसकी लाइफ में एंट्री करने की। एक और चीज उसके आदमी ने आगे कहा तो आरुष ने एक आईब्रो उठाते हुए ऑप्टिमिस्टिक मूड में पूछा, और क्या है? तो उसके आदमी ने थोड़ा डरते हुए एक्सप्लेन किया, मेरे आदमियों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे और वह मिस राठौर की कंडीशन चेक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिस राठौर को फॉलो किया और उन लोगों को नोटिस कर लिया गया। क्या?
आरुष तुरंत गुस्से में आ गया और उसने अपना फोन अपने आदमी के चेहरे की तरफ फेंका, जिसकी वजह से वह फोन डायरेक्ट उस आदमी के चेहरे पर जाकर लगा। भले ही उसकी नाक से खून आ रहा था फोन से चोट लगने की वजह से, मगर वह अपनी जगह से 1 इंच चलने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन आरुष अभी भी गुस्से में था। तुम सब के सब बेवकूफ़ हो। तुम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे किसी चीज़ पर शक ना हो। अगर उसे शक हुआ तो मैं तुम सबको समुद्र में फेंक कर शार्क को खिला दूंगा। जब उसने अपने आदमी को अच्छे से डांट लिया तो और उसे अपनी चीज़ पैक की और उनके अंदर जाने लगा। तभी आरुषि के आदमी ने किसी तरह हिम्मत इकट्ठा की और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सर, मिस राठौर पक्का यह रियलाइज नहीं कर पाएंगी कि कुछ गड़बड़ है। अगर उन्होंने कर लिया होता तो उन्होंने डायरेक्टर रुद्राक्ष को कॉल किया होता। अब जब उन्होंने उसका कॉल लेने से भी इनकार कर दिया है तो इसका मतलब यही है कि उन्हें अभी भी उसके ऊपर शक है। हमने पिक्चर के सच को बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट किया था। तुम प्रार्थना करो कि ऐसा ही हो। आरुष ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, बिना मेरी परमिशन के कोई उसके आसपास भी नहीं जाएगा, वरना मेरा प्लान बिगड़ना के लिए मैं तुम सबको मार डालूंगा। यस बॉस। उस आदमी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो तुम? नर्वसनेस में उसके आदमी ने थूक निगलते हुए जवाब दिया, सर वह खन्ना परिवार वाली बात थी। वह लोग अपना फैमिली हेड चुनने ही वाले हैं और उसके अलावा हमारे आदमी खन्ना मेंशन में घुस गए हैं पेशेंट का भेस बनाकर। यह बात मैं पहले से जानता हूँ। वह लोग कब अपना हेड चुनने वाले हैं? 3 दिनों में। 3 दिन? यह तो बहुत ही जल्दी है, आरुष ने थॉटफुली जवाब दिया। चूलन में अच्छे डॉक्टर की बहुत ही ज्यादा कमी थी और जहां तक बात खन्ना परिवार की, वह लोग इंडिया की सबसे पुरानी एशियानेट मेडिसिन की जानकारी परिवार माने जाते थे। इसलिए अगर आरुष उनकी फैमिली के नेक्स्ट हेड को अपनी साइड कर लेता है और उसे वह सालों पुराने खन्ना परिवार के मेडिकल मनुस्क्रिप्ट्स के सीक्रेट्स मिल जाते हैं तो इस तरीके से चूलैंड फाइनली हर एक फील्ड में दुनिया से आगे निकल जाएगा और वह लोग दुनिया पर डोमिनेट करने के प्लान को एक्शन में ले पाएंगे। इसीलिए खन्ना परिवार और उनके नए हेड का उनके प्लान में बहुत बड़ा रोल था। एक लड़की को इम्प्रेस करने से ज्यादा आरुष कम पर फोकस करना प्रेफर करता था, इसलिए उसने अनाहिता को साइड में रखा और उसने अपने आदमी के साथ खन्ना परिवार की फ्यूचर हेड को उनके साथ कैसे मिलना है इस बारे में डिस्कस करने लगा। वहीं मेपल मेंशन में अनाहिता जल्दी बेड पर सो गई। पूरी दोपहर सेफ मोहन के साथ सीताएस किचन में गाइडेंस लेने के बाद वह तीसरे ब्रांच के जो छोटे छोटे मामले में पहने थे वह करने चली गई। इसलिए वह जब तक घर पहुंची तब तक बहुत ही बुरी तरह थकी हुई थी, लेकिन वह सो नहीं पा रही थी। बेड पर लेटने के बावजूद भी वह करवटें बदल रही थी। इसलिए उसने अपना कंप्यूटर चेक करने का फैसला किया कि कोई नया ईमेल आया है या नहीं, और इस बार एक नया ईमेल था रुद्राक्ष की तरफ से। उसने लिखा था, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारा प्लान है और मैं इसमें पूरा साथ दूंगा, इसलिए मेरे फ़ोन कॉल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके अलावा उस फोटो में जो औरत है वह मेरी बहन है। जब अनाहिता ने पहले सेंटेंस पढ़ा तो उसने एक राहत की सांस मिली, लेकिन जब उसने पूरा पढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह देख सकती थी कि उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जैसा कि उम्मीद थी, उसका भरोसा गलत इंसान पर नहीं है। रुद्राक्ष जैसा इंसान अगर किसी और से प्यार करने लगे तो वह तुरंत उसे बता देगा। आफ्टर ऑल वह पीठ पीछे किसी के साथ अफेयर चलाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आखिर में वह उससे झूठ बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक गहरी सांस लेने के बाद अनाहिता ने जवाब दिया, ओके, केयरफुल रहना, तुम अपनी सेफ्टी को लेकर ध्यान रखना। हो सकता है कि यह तुम्हारा पहले वाला दुश्मन ही हो। वही स्क्रीन की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने तुरंत जवाब दिया, ओ राइट, मैं समझ गया, गुड नाइट एंड आई लव यू। जैसे ही अनाहिता ने यह ईमेल पढ़ा वह शर्माने लगी। भले ही वह लोग काफी लंबे वक्त से एक साथ से, लेकिन जब भी वह यह आई लव यू शब्द पढ़ती थी या फिर उसके मुंह से सुनती थी तो अपने आप को शर्माने से रोक नहीं पाती थी। कपल्स जो एक दूसरे से सचमुच पर बहुत प्यार करते हैं उनका हनीमून पीरियड अपने आप बढ़ जाता है। अपने नोटबुक को बंद करने के बाद अनाहिता बेड पर लेट गई और तुरंत उसे नींद आ गई। पलक झपकते ही वह अगले दिन अपने अलार्म क्लॉक की आवाज से जगी। भले ही उसे बेड पर लेटे रहने की आदत नहीं थी, मगर फिर वह कुछ और मिनट सोई रही क्योंकि उसे अपने और रुद्राक्ष की शादी का सपना आ रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।